हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक धारामापी। तो आइए देखते हैं धारामापी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे धारामापी। धारामापी किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे धारामापी वह उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धारामापी किसे कहते हैं? धारामापी वह उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर धारामापी दो प्रकार की होती है। धारामापी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक प्रक्षेप धारामापी और नंबर दो रोध दोलन धारामापी। प्रक्षेप धारामापी किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। प्रक्षेप धारामापी का मतलब होता है अगर कोई चालक तार है उसमें अल्पांश धारा प्रवाहित हो रही है या फिर अल्पांश आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसकी जांच करने के लिए हम प्रक्षेप धारामापी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रक्षेप धारामापी। इसमें लिखेंगे इस धारामापी का प्रयोग परिपथ में प्रवाहित क्षणिक धारा मतलब अल्पांश धारा अथवा आवेश, या तो अल्पांश धारा कह सकते हैं या फिर अथवा क्या कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं, अल्पांश आवेश प्रवाह का मापन करने के लिए जिस धारामापी का प्रयोग करते हैं उस धारामापी को कहते हैं हम प्रक्षेप धारामापी। नंबर दूसरा है रुद्ध दोलन धारामापी। रुद्ध दोलन धारामापी किसे कहते हैं? अगर किसी चालक तार में लगातार धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मापन के लिए जिस धारामापी का प्रयोग करते हैं वो धारामापी होती है रुद्ध दोलन धारामापी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इस धारामापी का प्रयोग मुख्यतः लगातार धारा मापने के लिए किया जाता है। यह भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर है चल कुंडली धारामापी और नंबर दो है चल चुंबक धारामापी। यहाँ पर चल कुंडली धारामापी का मतलब क्या होता है? चल का मतलब होता है चलना और कुंडली का मतलब कुंडली, मतलब यहाँ पर कुंडली चलती है। चलने का मतलब क्या है? विक्षेपित होती है। और यहाँ पर चल चुंबक का मतलब यहाँ पर ये चुंबक है वो विक्षेपित होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होता है। यहाँ पर क्या होता है? कुंडली विक्षेपित होती है। लेकिन ये जो चल चुंबक है इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पढ़ेंगे केवल और केवल चल कुंडली धारामापी। क्लियर है? तो यहाँ पर हम चल कुंडली धारामापी हेडिंग बनाएंगे कि चल कुंडली धारामापी किसे कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के संसूचन के लिए प्रयोग की जाती है। संसूचन का मतलब क्या होता है? धारा का विक्षेप मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस धारामापी का प्रयोग करते हैं उस धारामापी को कहते हैं हम चल कुंडली धारामापी। यह कुंडली या यह धारामापी भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक निलंबित कुंडली धारामापी और नंबर दो किलकित कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले हम निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में जानेंगे कि निलंबित कुंडली धारामापी किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे निलंबित कुंडली धारामापी। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर निलंबित कुंडली धारामापी की परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। अगर हम निलंबित कुंडली धारामापी की परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा के संसूचन के लिए या फिर धारा की उपस्थिति के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उस युक्ति को हम निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। या फिर हम इसे दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहेंगे कि किसी बंद परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखेंगे कि किसी बंद परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उस युक्ति को हम निलंबित कुंडली धारामापी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? इसके सिद्धांत की। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे सिद्धांत, यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो चूंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि किसी धारावाही कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है
तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल युग्म कार्य करता है, जिसे हम बल आघूर्ण भी कहते हैं। वह बल आघूर्ण इस कुंडली को घूर्णन गति कराने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर इसके सिद्धांत में हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे जब किसी धारावाही कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूर्णन गति करने लगती है, यानी कि अपने स्थान पर ऐसे घूमने लगती है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम इसकी संरचना की। किसकी बात करेंगे? संरचना की। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे संरचना। संरचना के लिए हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट होना जरूरी है। इसके संरचना के लिए हम कुछ पॉइंट देखेंगे, जिसकी सहायता से हम इसकी संरचना को लिख सकते हैं। और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार के। इसमें सबसे पहला नंबर है नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड, दूसरा नंबर है एल्यूमिनियम का फ्रेम, और तीसरा नंबर है तांबे के तार की कुंडली, चौथा नंबर है समतल दर्पण, और पांचवा नंबर है फॉस्फर ब्रांज की पत्ती, छठवां नंबर है टर्मिनल T1 व T2, सातवां नंबर है स्प्रिंग और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। ये एक सीध से नंबर बाई नंबर याद होने चाहिए, तभी हम इसकी संरचना कर सकते हैं। अब हम इसकी संरचना किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड पर उसके बाद क्या है? एल्यूमिनियम का फ्रेम। नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड के ऊपर क्या है? एल्यूमिनियम का फ्रेम है। तो क्रोड पर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया जाता है। एल्यूमिनियम का फ्रेम भी हो गया, मतलब पहला पॉइंट पूरा हो गया, दूसरा पॉइंट भी पूरा हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। इसके ऊपर तांबे के अनेक तारों की कुंडली बनाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? मान के चलेंगे ये बेलनाकार एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसके ऊपर क्या करेंगे? तांबे के अनेक तार लपेटेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे जिसके ऊपर तांबे के अनेक फेरों से या फेरों को लपेटकर क्या किया जाता है? एक कुंडली बनाई जाती है। एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, कुंडली बनाई जाती है। तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर क्या है? समतल दर्पण। इस कुंडली के ऊपर ये तांबे के अनेक फेरे हो गए। क्या है? ये तांबे की एक कुंडली हो गई। इसके ऊपर एक समतल दर्पण लगा होता है। तो लिखेंगे कुंडली के ऊपर ऊपरी सिरे पर समतल दर्पण लगा होता है। समतल दर्पण लगा होता है। क्लियर है? कुंडली के ऊपर समतल दर्पण लगा होता है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके ऊपर क्या होता है? समतल दर्पण के ऊपर
फॉस्फर ब्रांच की पत्ती, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके ऊपर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको फॉस्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ दिया जाता है, जिसे फॉस्फर ब्रांच की पत्ती से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब टर्मिनल वेवांतर, लेकिन इससे पहले एक मरोड़ टोपी और होती है। तो यहाँ पर देखेंगे फॉस्फर ब्रांच की जो पत्ती है, इसके एक सिरे को तो हमने दर्पण से जोड़ दिया, दूसरे सिरे को मरोड़ टोपी से जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे इसके दूसरे सिरे पर मरोड़ टोपी को लगाया जाता है या को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर ये मरोड़ टोपी भी हो गई। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद हमारा टर्मिनल आ गया, यानी कि मरोड़ टोपी को किसी टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे मरोड़ टोपी को टर्मिनल T1 से जोड़ देते हैं, क्लियर है। अब निचले सिरे की बात आती है। कुंडली के निचले सिरे को किसी स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। कुंडली के निचले सिरे को किससे जोड़ देते हैं, स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। ये भी हो गई। अब इसके बाद स्प्रिंग का दूसरा सिरा टर्मिनल T2 से जोड़ देते हैं। स्प्रिंग का दूसरा सिरा टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है, टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है। ये हो गई हमारी कुंडली। इसके बाद हम इस कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं। अंत में इस कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका देते हैं। ये हो गई इसकी संरचना। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमने नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड ली, इसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया, एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर तांबे के अनेक तार लपेटकर एक कुंडली का निर्माण किया। उसके ऊपर हमने समतल दर्पण का प्रयोग किया। कुंडली के ऊपर एक समतल दर्पण लगाया। समतल दर्पण के एक सिरे को फॉस्फर ब्रांच की पत्ती से तथा दूसरे सिरे को मरोड़ टोपी से जोड़ दिया। इसके बाद मरोड़ टोपी का दूसरा सिरा टर्मिनल T1 से जोड़ दिया। अब नीचे आएंगे। कुंडली के दूसरे सिरे को यानी कि निचले सिरे को किसी स्प्रिंग से जोड़कर स्प्रिंग का दूसरा सिरा टर्मिनल T2 से जोड़ दिया जाता है। इससे बनी कुंडली को हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। ये हो जाती है इसकी संरचना। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जब इस कुंडली को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
तो यह घूमने लगती है। क्यों घूमने लगती है? क्योंकि इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। जब ये कुंडली इस प्रकार घूमेगी, जब ये कुंडली क्या करेगी, इस प्रकार घूर्णन करने लगेगी, तो इस स्प्रिंग पर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस कुंडली में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। तब कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? NIAB साइन थीटा। चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई होती है, तो यहाँ पर कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो यहाँ पर टाउ कितना हो जाएगा? टाउ हो जाएगा NIAB साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। ये हो जाएगा हमारा बल आघूर्ण। अब ये कुंडली घूर्णन करने लग गई। जब ये कुंडली घूर्णन करने लग गई तो हमें पता है घूर्णन के कारण इस स्प्रिंग पर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। मान के चलेंगे इस कुंडली को हम इस प्रकार घुमाएंगे तो इस पर तनाव आएगा। वह तनाव हम, इसका तनाव गुणांक हम C मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसका तनाव गुणांक हम C मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि निलंबन पत्ती का मरोड़ गुणांक कितना हो? C हो, तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन फाई हो, तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण, इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा? C फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा C फाई। चूंकि हमें पता है कि टाउ का मान कितना है? NIAB है, तो यहाँ पर लिखेंगे टाउ के स्थान पर NIAB इक्वल टू C फाई। अगर हम यहाँ पर I का मान निकालें तो NAB नीचे पहुँच जाएगा, तो I का मान कितना हो जाएगा? C फाई अपॉन NAB। ये हो जाएगी इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। क्लियर है? अगर हम इसको K मान लें, यदि C अपॉन NAB बराबर K मान लें, जहाँ K एक उपकरण नियतांक है, उपकरण नियतांक है, जिसे धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, क्लियर है? तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे? K रखेंगे, तो I बराबर कितना हो जाएगा? K फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? K फाई हो जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, इसमें उत्पन्न होने वाले विक्षेप के जो इसमें ऐंठन है, इसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुंडली का विक्षेप फाई
इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे धारा की सुग्राह्यता। क्या पढ़ेंगे हम? धारा की सुग्राह्यता। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे धारामापी की धारा सुग्राह्यता। क्या लिखेंगे? धारामापी की धारा सुग्राह्यता। धारामापी की धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता। सुग्राह्यता। क्लियर है। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप यानी कि फाई तथा प्रवाहित धारा यानी कि I के अनुपात को धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारा सुग्राह्यता कहते हैं। इसे हम SI से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अर्थात SI इक्वल टू धारामापी में उत्पन्न विक्षेप कितना होगा? फाई अपॉन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I। ये हो जाएगा हमारा धारामापी में सुग्राह्यता। अगर हम यहाँ पर I का मान लिखें, चूंकि हमें पता है कि विद्युत धारा I का मान अभी हमने क्या निकाला था? विद्युत धारा I का मान निकाला था C फाई अपॉन NAB। अगर हम यहाँ पर फाई का मान निकालें तो फाई का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा फाई का मान हो जाएगा NIAB अपॉन बट्टे में कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फाई का मान रखें तो SI इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई का मान रखेंगे NIAB अपॉन C इंटू बट्टे में कितना है? I। यहाँ पर हम I से I को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? NAB अपॉन C। तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता SI बराबर कितना होगा? NAB अपॉन C हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गई हमारी धारामापी की धारा सुग्राह्यता। और अगर हम यहाँ पर धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता निकालें तब तो लिखेंगे धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। सुग्राह्यता। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। जिस प्रकार किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप तो लिखेंगे उत्पन्न विक्षेप कितना है? फाई तथा प्रवाहित धारा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? विभवांतर होगा। क्या होगा? यहाँ पर विभवांतर होगा। तो लिखेंगे किसी धारामापी में उत्पन्न विक्षेप फाई एवं उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं हम?
धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। क्लियर है? धारामापी की क्या कहते हैं? वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। और इसे हम SV से प्रदर्शित करते हैं। इसे SV से प्रदर्शित करते हैं। तो SV इक्वल टू क्या होगा? φ/V होगा। और यहाँ पर हमने फाई का मान कितना निकाला था? फाई का मान ये निकाला था। तो यहाँ पर रखेंगे NIAB अपॉन में कितना है? C। और यहाँ पर V बराबर क्या होता है? IR। तो लिखेंगे इंटू IR। यहाँ पर हम I से I को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा NAB अपॉन CR। ये होगी हमारी धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता NAB अपॉन CR। ये क्या हो गई? धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता हो गई।